यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्लियर करना है तो ये वीडियो मिस मत करना। 90% एस्पिरेंट्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कम पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत तरीके से पढ़ते हैं। कुछ बेसिक ऐसे कोर टॉपिक हैं, जैसे आप देखिए वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, यहाँ भी आप देखिए डब्ल्यू 1972, ठीक है, यहाँ भी आपको कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ भी आपको दिखेगा किसी संरक्षित वन्यजीव। तो ये सारी के संदर्भ में, ठीक है, इंडियन एलिफेंट्स की बात कर रहा है। सीसेट में पैसेज में एक सवाल अगला पैसेज जिसमें आप लोग देते हुए पूछा था कि ये स्टोन प्रजाति है या नहीं, ठीक है, आंसर लिखा कि जो सीसेट में कुछ पैसे जाते हैं वो भी आपको जी से ऐड होते हैं। इसी को समझना होगा, ये एनालाइज होता है। नमस्कार, वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि यूपीएससी में प्रश्नों को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। देखिए, प्रश्न एनालाइज करना और प्रश्नों को पढ़ लेना, ये दोनों दो बातें होती हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि 10 साल के पीवाईक्यू उठाते हैं, ठीक है, 10 ईयर्स के पीवाईक्यू उठाएं और इसके आंसर्स को हम लोग क्या कर जाते हैं, रट जाते हैं। ये गलत तरीका है, आंसर नहीं रखना है, क्योंकि यूपीएससी सेम सवाल कभी नहीं पूछेगी। यूपीएससी थीम रिपीट करती है, यूपीएससी ऑलवेज थीम को रिपीट करती है। तो आप अगर सिर्फ सवालों को पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप देख रहे हैं कि अगर ये सवाल दिया है मैं इसका आंसर याद कर ले रहा हूँ, तो ये आपकी गलत रणनीति है। ये प्रश्न का एनालिसिस नहीं, ये सारा ऑफिशियल क्वेश्चन है। और इन प्रश्नों के माध्यम से मैं ये तो बताऊंगा ही कि प्रश्नों को कैसे एनालाइज करना है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। और हिंदी माध्यम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोग जो है पॉलिटी को कर ले जाते हैं, हिस्ट्री भी हमारा हो जाता है, उसके बाद हम जो है ये आपको ये ज्योग्राफी के जो कुछ कंसेप्चुअल सवाल है उसको भी कर ले जाते हैं, साइंस के भी कुछ जो है बेसिक सवाल है वो हम कर ले जाते हैं। लेकिन जब इन्वायरमेंट की बात आती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि पेन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता बनाई गई है, ऐसी धारणा बनाई गई है कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में नोट्स ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि सारे सवाल सॉल्व करना एक तरीके से मतलब बस हवा देना है कि मैं सारे सवाल सॉल्व कर लूँगा। लेकिन हाँ, कुछ यूपीएससी के ऐसे कोर टॉपिक हैं, जैसे आप देखिए यहाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ भी आप देखिए WPA 1972, ठीक है, यहाँ भी आपको जो है कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ भी आपको दिखेगा किसी संरक्षित वन्यजीव। तो ये सारे जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये एक ही टॉपिक से आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और एक क्लियर भी बताऊंगा कि आप लोग को कैसे इसको तैयार करना, और इसका एक बाकायदा मैं नोट्स भी तैयार करके रखा हूँ, नोट्स भी आपको दूंगा, मेरे द्वारा तैयार किया गया है, वो किसी कोचिंग का नोट्स नहीं है। और ये नोट्स देखिए कुछ इस प्रकार से है, मैं इसको बताऊंगा आपको। और ये नोट्स आपको मिलने से पहले आप लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि नोट्स मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मार्केट में नोट्स है। तो पहले समझना है कि आप लोग को इसको करना कैसे है, और करने के साथ साथ क्या है कि इस नोट्स को कैसे आप यूज करेंगे। क्योंकि इस नोट्स में मैंने सारी बातें नहीं लिखी है, लेकिन हाँ वो सारी बातें लिखी हैं जो कि आपको यहाँ से प्रश्न अगर आता है तो आपके छूटेंगे नहीं। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे कि प्रश्न को एनालाइज कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो है इस नोट्स का उपयोग करेंगे वहाँ पर, जहाँ से कि 26 का जो प्रीलिम्स का पेपर होगा 2026 का, वहाँ से हमारे सवाल एटलीस्ट WPA 1972 से रॉन्ग ना हो। देखिए, हर एक चीज़ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अगर आप चाहेंगे कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ तो फिर आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आप कुछ चीज़ों को ही पढ़ें और अच्छे से पढ़ें तो वो समझिए कि वो आपका रिजल्ट दिला देता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे यूपीएससी जो है अपने ट्रेंड को चेंज करते हुए WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को किस तरीके से सवाल को बना रहा है। तो आप यहाँ देखिए 2005 की बात है। वहाँ पर जो है सीधे एक्ट से सवाल नहीं पूछे जाते थे, ठीक है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया मैंने। यहाँ पर पूछा कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक किसी प्रजाति के जो है एक्सटेंशन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने आंसर भी यहाँ पर दे दिया है। फिर आगे यूपीएससी किस तरीके से सवाल कर रही है कि राष्ट्रीय उद्यान में 2012 में आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्यों में क्या अंतर है। देखिए, पहले जो होता था बहुत कंसेप्चुअल सवाल ज़्यादा बनते थे, मतलब सीधे कंसेप्ट पर आधारित होते थे। जिनको कंसेप्ट पता है वो इसको लगा लेंगे। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 2013, तो 2013 में जब हम देखते हैं तो देखिए सवाल किस तरीके से चेंज हो रहा है, पैटर्न को देखिएगा कि भारत में यदि कछुए की एक प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित घोषित किया जाता है तो इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिखा है, इन इंडिया इफ ए स्पेसीज ऑफ टर्टवाइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इम्प्लाई। इसका क्या अर्थ है। तो अगर आपको ये पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी जानवर या जीव होते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें आप समझ जाइएगा कि कछुए को भी वही प्राप्त होगी। उसके बाद आप इसका आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि देखिए ऑप्शन भी उस तरीके से दिया कि इससे वही सुरक्षा प्राप्त होगी जो बाघ को प्राप्त है, इसका अब जंगल में अस्तित्व नहीं है, कुछ कछुए ही संरक्षण में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको घुमाने के लिए होता है। मेन आपका जो कोर एरिया है वही WPA है। उसके बाद आप जब देखिएगा 2014 में, देखिए इस ऑफिशियल आंसर को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर चिपका दिया है जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए। यहाँ पर 2014 में सवाल यूपीएससी कुछ इस तरीके से किया कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ठीक है, अब आपको मैं यहाँ इंग्लिश वाला भी प्रश्न कर देता हूँ थोड़ा छोटा। देखिए यहाँ कर रहा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहाँ आपको क्या देखने को मिला, यहाँ हमको ये पता चल रहा है कि यूपीएससी पहले कॉन्सेप्ट पर था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपको कंपटीशन का दौर बढ़ता जा रहा है तो यूपीएससी अपना टॉपिक नहीं चेंज कर रहा है। यूपीएससी क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछने के तरीके को चेंज कर दे रहा है। क्या चेंज कर रहा है, इसमें कुछ फैक्ट ऐड कर रहा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है, ठीक है, इंडिया का एस्टेब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन उसी से संबंधित है। फिर है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। अब देखिए, अब ये कुछ है आपको संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, ठीक है, स्टेटरी बॉडी जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तो ये आपको पॉलिटी में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, मैं मान के चलता हूँ कि आपका तैयार होगा। लेकिन अगर आपका नहीं, जो चीज़ प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका एकदम बेहतर तरीके से आपको उसका कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट और उसके साथ साथ PYQ किस तरीके से सवाल उस पर बनेगा वो भी मैं कर दूंगा, आप कमेंट में बताइएगा। फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं।
राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि सवाल यूपीएससी पूछ रहा है कि अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, फिर पूछ रहा है कि जो बोर्ड का जो स्थापना हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वो किस अधिनियम के तहत हुआ है, ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि ये जो निकाय यानी बॉडी है वो कैसी बॉडी है, क्या इसको किसी एक्ट के तहत स्थापित किया गया है या इसको जो है डायरेक्ट संविधान संशोधन के तहत स्थापित किया गया है। तो ये तीन बातें आपको माइंड में आ रही होगी कि हमको पढ़ने के दरमियान क्या करना है, कि जब हम पढ़ेंगे अपना बुकलेट जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि इन बातों पर हमको हमें गौर करना है। देखिए पढ़ना लगातार होता है, हम लोग पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों को देखना है कि जिससे सवाल बन सकता है। आगे हम लोग जब आते हैं तो देखते हैं आपको 2000 कहाँ गया ये, हाँ ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, ठीक है, 2017 का सवाल है, ठीक है। इसको देखिए आप लोग, देखिए कितना बढ़िया सवाल है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार, ठीक है, के अनुसार जो है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड, यहाँ ये सब पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ पर सवाल बन रहा है, बाय एनी पर्सन, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय, देखिए ये जो है ना शब्द आपको हम बता दे रहे हैं, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाके, कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो भाई मेरे साथ में आप बेयर एक्ट को जरूर देखिएगा। बेयर एक्ट क्या होता है, जो आपका संविधान, जो ओरिजिनल संविधान आता है, ये शब्द वहीं से लिए गए हैं। देखिए हमारे हिंदी माध्यम का सवाल कठिन नहीं होता है, शब्द कठिन होता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको यहाँ पर ये न दिया जाए, ठीक है, कि प्रोविजन, अब ठीक है, अब यहाँ पर कतिपय दे दिया जाए तो अब आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। तो सवाल को क्या करना है कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी देखना है, खास करके आपको एनवायरमेंट के सवालों में, ठीक है, साइंस के सवालों में और ज्योग्राफी के कुछ सवालों में, ठीक है, और कहीं कहीं पॉलिटी के भी सवालों में आपको देखने को मिलेगा कि आपको इंग्लिश वाला शब्द आसानी से, और ये सीसेट में भी होता है, सीसेट में भी ये ध्यान देना होता है, खास करके जब हम पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो लिखा है कि कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है। तो अब देखिए जो इसमें शामिल होगा, ठीक है, इसका कुछ शेड्यूल है, इसकी कुछ अनुसूची है। अब उस अनुसूची को अगर हम पढ़े हैं कि किस किस अनुसूची में जो जानवर है उसका हम शिकार नहीं कर सकते हैं, वो जानवर इसी में से कोई होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो पाएंगे कि घड़ियाल, ठीक है, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस, ये तो तीनों शेड्यूल 1 में है, ठीक है, पार्ट 1 से 3 में हमको देखने को मिलता है। तो अगर ये तीनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है तो हम इन तीनों का शिकार नहीं कर सकते हैं, तो तब हम जाकर के इसका आंसर लगा देते हैं टी। लेकिन अब हम इसको डायरेक्ट रट लेंगे तो ये नहीं आएगा ना अगली बार सवाल, क्योंकि बस यही 3 ही जानवर नहीं है ना, और भी जानवर है ना भाई मेरे, तो और भी जानवर है, तो हमें क्या करना होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अच्छे से देखना होगा। आगे देखते हैं हम लोग, जब आगे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं आपको 2020 का सवाल है। आप देखिए ये सारे ऑफिशियल सवाल हैं, आप जाके ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करिए और उसका क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, आपको ये सवाल मिल जाएगा, ठीक है। सेट ए का सवाल है ये, भारतीय हाथियों के संदर्भ में, ठीक है, इंडियन एलिफेंट्स की बात कर रहा है, सॉरी, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। आपको बता दें कि ठीक है, एमएस ईयर, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, बट सीसेट में पैसेज में एक सवाल दिया था पैसेज, जिसमें हाथियों को देते हुए पूछा था कि ये की स्टोन प्रजाति है या नहीं, ठीक है। उसका आंसर यही था की स्टोन प्रजाति है। जब हाथी चलती है तो पैरों से जो है जंगल को कुचलती है, ठीक है, तो उससे अन्य जो जीव हैं उनको कैसे लाभ मिलता है, इस तरीके से करके। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो सीसेट में कुछ पैसेज आते हैं वो भी आपको जीए से ऐड होते हैं, इस चीज़ को समझना होगा। यही एनालिसिस होता है, पेपर का एनालिसिस ये नहीं होता है कि हम पेपर को पढ़ लिए, आंसर रट लिए, ये है याद कर लिए, बस हो गया। ये एनालिसिस नहीं है भाई मेरे, ये वन डे एग्जाम नहीं है, आप इसको ध्यान रखिए। अगर आप अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे, आप कोचिंग के चक्कर काटते रहिए, वक्त निकल जाएगा, फिर एक दिन समझ में आएगा कि नहीं एनालाइज ही करना चाहिए था, कोचिंग से नहीं होगा। कोचिंग से बस बेस तैयार करिए। तो हाथियों का समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, ठीक है। सामान्यतः हाथी 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा कर सकती है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ फंसा रहा है, कह रहा है कि 40 वर्ष की आयु तक ही, इंग्लिश पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। आप लोग को कुछ यूपीएससी का कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, हालांकि लोग इसको ट्रिक कहते हैं, लेकिन ये असल में ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। ये उसकी शब्दावली होती है, ठीक है, कि जहाँ पर बात अतिवादी की जाए, ठीक है, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए, उस ज़्यादातर स्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन हम लोग को तुक्का नहीं लगाना है। हम लोग जब पढ़ेंगे WPA, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे हाथी के बारे में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि हाथी को उसमें शामिल किया गया। तो जब हम उसको देखेंगे तब पाएंगे कि हाथी जो है ये आपको 60 साल से ऊपर तक भी जो है ये बच्चे दे सकती है, और इसका जो गर्भावधि होता है ये लगभग आपको वही 22 माह के आसपास होती है। तो हमें इस तरीके से इसको एनालाइज करना है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में नहीं, कर्नाटक में है। देखिए हम यहाँ आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ, मेरा उद्देश्य यहाँ आपको आंसर बताना नहीं है, वो आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल आंसर की में मिल जाएगा, मुझसे ज़्यादा बढ़िया और सटीक आंसर दिया है, बहुत सारे कोचिंग के एक्सप्लेनेशन में भी मिल जाएगा, वो लोग और बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं। मेरा उद्देश्य है ये बताना है कि कैसे आपको समझना है कि ये सवाल कहाँ से बन रहा है, ये सवाल क्यों बन रहा है। जब आप ये समझने लगेंगे कि ये सवाल बन क्यों रहा है, तब आप समझ जाएंगे कि अगला सवाल क्यों बनेगा। अभी हम बताएंगे करंट से भी कैसे लिंक होता है, कैसे करंट के टॉपिक को बेसिक्स क्वेश्चन बना करके पेश किया जाता है। फिलहाल हम लोग एनवायरमेंट को देखते हैं, WPA, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति, ठीक है ना, इंग्लिश पढ़िए, कि इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति, ठीक है,
अगर किसी जो है पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की सूची अनुसूची 6 में रख दिया जाए तो इसका क्या तात्पर्य है। अब जो समझदार होंगे वो बोलेंगे कि यार ये तो सुना जाना लग रहा है, ये कहाँ सुना जाना लग रहा है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि अभी हम लोग कहाँ सुने हैं। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, 2020 का। और ये देखिए यहाँ हम लोग अभी पढ़े थे एक सवाल, ठीक है, कि यहाँ पर एक सवाल था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया सवाल, अभी हम लोग पढ़े हैं उस सवाल को। हाँ ये देखिए, ये सवाल देखिए, यदि कछुए की प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में घोषित किया जाए तो इसका क्या अर्थ है। 2013 में पूछा था कि नहीं पूछा था, 2013 में जी। अब उसके बाद 2020 में देखो कि क्या पूछ रहा है। 2020 में पूछ रहा है कि कहाँ गया, ये रहा, 2020 में पूछ रहा है कि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को WPA 1972 के शेड्यूल 6 में रखा जाए तो क्या तात्पर्य। अब जरा सोचो कि अगर आप एनालाइज किए हो कि अगर WPA में जो भी जानवर को, पौधे को, जो भी जीव को हम लोग रखते हैं तो उसका क्या अर्थ निकलता है, तो चाहे वो पौधा शामिल करे या फिर जो है आपको कछुआ शामिल करे या कोई भी शामिल करे, आपको पता होगा, ठीक है। तो अब ये आपको पता रहना चाहिए कि जो शेड्यूल 6 है उसमें जो शामिल होगा उसके लिए क्या है। तो उसके लिए है कि लाइसेंस की आवश्यकता होगी खेती करने के लिए या उसको रखने के लिए, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप एनालाइज करिएगा सवालों को तब पाइएगा कि यूपीएससी घूम फिर के एक उसका अपना जो ट्रेंड है उसको पकड़ के रखा है, लेकिन हम लोग जो है कुछ से कुछ पढ़ते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखिए कि वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ देखिए, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। अब इससे पहले भी पढ़े हैं, ठीक है, अभी आगे भी आएगा कि सरकार का एक अधिकार है, ठीक है, सरकार के अंदर है, ठीक है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण का हकदार है। संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका में उस जीव को पकड़कर मार दे जाने का पर्याप्त आधार है। तो अब देखिए, अगर आप WPA 1972 को अच्छे से पढ़े हैं कि उसमें जो जो शामिल जानवर है उसके खतरा पर क्या होगा प्रावधान, उसके शामिल होने से क्या होगा, उसके संरक्षण में, उसको रखने में लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, तो आप इन सवालों को ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ये। मुश्किल इसलिए है कि हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम इसको रटने लगते हैं कि ये है तो चलो भाई जो सही है उसको रट लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए इसको, क्या है कि विद द रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, सोल प्रॉपर्टी। सोल मतलब क्या होता है, एकमात्र, ठीक है, एकमात्र, सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। व्हेन ए वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इज एंटाइल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो सवाल हमारा पता चलता है कि सवाल जो है अगर हम WPA को सही से तैयार कर ले तो लगभग हर साल सवाल बनता है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर बी होगा, केवल 2 होगा, क्योंकि ये एकमात्र जो दिया था तो आपको बम्बई हाई कोर्ट जो है इसको फैसला दिया था कि जो जानवर है वो सरकार की एकमात्र जो है संपत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है यही उस समय आपको लगभग ये सवाल जो बना है कब का बना है, 2022 का बना है। तो ये सवाल इसलिए है कि आपको उस समय थोड़ा ये चर्चा में आ गया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे जब हम लोग देखते हैं 2023 का सवाल ठीक है 2023 का सवाल जब हम देखते हैं तो इसमें देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा कि एक बार यदि केंद्र सरकार, अब देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़े हैं और कुछ उसी से मिलता जुलता है, एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित कम्युनिटी रिजर्व संरक्षण, समझ रहे हैं, कर दे तो राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। अब देखिए इस तरीके से जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको बस सारा प्रावधान वहीं से है, बस इसका लैंग्वेज चेंज किया गया है। अब देखिए क्या लिखा, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। और आप जरा पीछे जाइए, अभी जरा पीछे जाइए, अभी ज़्यादा देर की बात नहीं है, यहाँ पढ़िए, ठीक है, यहाँ पढ़िए, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि लेकिन एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल्स बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर फॉर किलिंग। लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो जब हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो हम पाते हैं कि उसी संदर्भ को अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए सवाल को कि वंस the central government notified an area as a community reserve, the chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of such forest. Hunting is not allowed in such area. People of such area are allowed to collect non-timber forest produce. Peoples of such area are allowed traditional agricultural practice. ठीक है। अब उस समय क्या हुआ था कि 2023 में जो ऑप्शन थे वो इस तरीके से बनने लगे थे, ठीक है, पेयर वाइज, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ठीक है। तो इसका 2 और 3 सही है, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग आंसर पे नहीं जाएंगे क्योंकि आंसर तो हर जगह मिल जाता है, हम लोग सवालों को देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, अब देखिए ये एक ऐसा सवाल है जिसको यूपीएससी ने डिलीट कर दिया। ये 2024 का सवाल है, 2024 का ऑफिशियल क्वेश्चन है, यूपीएससी इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के पीछे भी रीजन बताएंगे आपको। क्वेश्चन था कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन एक पीड़क जंतु, ठीक है, पीड़क जंतु को इंग्लिश में वर्मिन कहते हैं, ठीक है। और ये आपको मेंशन है WPA 1972। अभी हम नोट्स दिखाएंगे आपको, तो देखिएगा आप चीज़ों को, आप पकड़िएगा, ठीक है। वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। तो देखिए ये तो गलत ही था क्योंकि ये रक्त नहीं पीता है, तो इसका आंसर तो ऐसे लोग सी लगाए थे, लेकिन हुआ क्या था, डिलीट करने के पीछे रीजन ये था, यहाँ मैंने लिखा है कि जो है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को जो है
पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 2022 से पहले जो है ये बात ठीक था, शेड्यूल 5 में था, लेकिन जब अमेंडमेंट एक्ट 2022 आया तो इस जो 2023 से लागू हुआ इसको शेड्यूल 5 को हटा दिया गया था, इसको वहाँ से 5वीं अनुसूची से हटा दिया गया था। तो अब इस पर विवाद हो सकता था ना, कुछ लोग बोलेंगे क्वेश्चन गलत है, कुछ लोग बोलेंगे सही है, इसलिए क्वेश्चन इसको डिलीट कर दिया यूपीएससी। अब हम लोग आते हैं कि भाई तब हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे अब देखिए। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको अब हम लोग अपने नोट्स पर आते हैं, देखते हैं कि क्या हम लोगों का सारा कवर हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो है मैं इसको जो है थोड़ा ज़्यादा ये स्लो नहीं स्पीड में कर देते हैं, पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। आप लोग ये टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा और इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे था, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग हर साल जो ऑप्शन में दिखते हैं, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम, ठीक है, जो अभी हम लोग देखें। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो यूपीएससी का जो है फेवरेट है, ठीक है, मूल मंत्र इसका क्या है कि यह जानवरों और पौधों की सुरक्षा के लिए है, जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है। ठीक है, प्रमुख संशोधन जो है आपको जो है ये आपको 2022-25 ट्रेंड में देखने को मिलता है। अनुसूचियां जो है इसमें कम हुई है, पहले 6 थी, अब घट के 4 हो गई है। पहली अनुसूची उच्चतम सुरक्षा है, बाघ, हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हाथी पूछ चुका है। ठीक है, शिकारी पूरी तरह बैन है। ठीक है, सजा सबसे सख्त है। अब देखिए यहाँ लिख दिया ना कि अब इसका शिकार नहीं कर सकते हैं आप, सख्त सजा है। क्या सजा है आगे भी हम आएंगे। ठीक है, तो अब जो भी अनुसूची 1 में होगा वो नहीं हो सकता है उसका शिकार। ठीक है, शेड्यूल 2 में क्या है, कम सुरक्षा वाले जानवर है। ठीक है, अब शेड्यूल 1 और 2 में सुरक्षा का स्तर लगभग समान है। ठीक है, बस सजा का अंतर है। शेड्यूल 3 में पौधे रखे गए हैं। ठीक है, जैसे नीलकुरंजी, पीचर प्लांट, ठीक है, इन्हें तोड़ना उखाड़ना मना है, तो कोई भी पौधा इसमें शामिल हो जाए आप उसको तोड़ उखाड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वर्मिन पीड़क जंतु, ठीक है, ये आपको साइट्स वाले जानवर है। ठीक है, ये नया जोड़ा गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हो सके। तो इस तरीके से आप देखिएगा इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर सारा ये भी लिखा है कहाँ यूपीएससी आपको फंसा सकता है, कहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इसमें आपको लिखा गया है ताकि आप अच्छे से इसको आप समझ सके। ठीक है, अब यहाँ से जो हम लोग प्रश्न पढ़ रहे थे वो था, फिर नोट्स आपको लास्ट में मिलेगा जब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तब यहाँ से मिलेंगे आपको नोट्स, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको संवैधानिक आधार क्या है, 42वां, पहले वन और वन्यजीव राज्य सूची में थे, 42वां संविधान संशोधन से समर्थित सूची में डाला गया। अनुच्छेद 48 डीपीएसपी में आप राज्य पर्यावरण वन्यजीवों को रक्षा करता है। ये सवाल पूछ चुका है पॉलिटी में, ये जो सवाल है ये पॉलिटी का सवाल बन चुका है भाई साहब, कोई ये अलग चीज़ नहीं लिखा हुआ है। 51 फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है, यहाँ परिभाषा दिया गया है जो आपको पूछ देता है कि इसमें अंतर क्या है, वन्यजीव वाइल्ड लाइफ प्राणी अधिवास हैबिटेट क्या होता है। ठीक है, अनुसूचियाँ जो है पहले 6 अनुसूची घट के 4 हो गई। ठीक है, 1 अप्रैल से लागू। अब कौन कौन से अनुसूची में कौन कौन से जानवर है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, यहाँ अधिकारों का जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, घोषणा राज्य सरकार करती है। ठीक है, अधिकार नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, कोई मानवीय गतिविधि इसमें चराई लकड़ी लेना ये सब नहीं हो सकता है। ये सवाल पूछा है। ठीक है, कि लकड़ी ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, ये राज्य सरकार द्वारा घोषणा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि सीमित मानवीय गतिविधियाँ होती हैं। तो अब वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करेगा तो इसमें सीमित मानवीय गतिविधि आएगा, तो कर देंगे। ये 2012 के पीवाईक्यू में देखे हैं हम। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र 2023 के पीवाईक्यू में देखे हैं, इस पर मैंने चीज़ों को कवर किया है। ठीक है, फिर आपको जो है हम लोग देखते हैं वैधानिक निकाय क्या कौन कौन से है। ठीक है, ये सभी जो है WPA 1972 के तहत बने हैं। वैधानिक निकाय मतलब क्या होगा कि इसके तहत इसकी स्थापना की गई, किसकी किसकी, आपको NBWL राज्य वन्यजीव बोर्ड। ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ये पूछ चुका है 2015 में। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसका जो है अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री हो सकता है, आगे पूछ ले। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करना, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होता है। तो इस तरीके से जो है आपको सारी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। और लास्ट में आप यहाँ देखिए मैंने इसको भी लिखा है कि जो है अब जो है वर्मिन का यानी जो पीड़क जो है उनका जो है कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। ठीक है, फ्लाइंग पोस्ट शेड्यूल 2 में है। ठीक है, प्लांट कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, सवाल पूछ चुका है। बॉडीज कौन है, NBWL। ठीक है, PM हेड होता है, NCTA का जो है मिनिस्टर हेड होता है। तो इस तरीके से हम देखें कि हमारा ये आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ये एक छोटा सा नोट्स है। तो अब क्या ये नोट्स सिर्फ पर्याप्त है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका बेसिक्स तैयार है, अगर आपने बेसिक्स तैयार कर लिया है, अगर आपका बेसिक्स के साथ साथ जो है आप ये इस नोट्स को अच्छे से अगर आप रिवाइज कर लेते हैं और साथ में अगर आप करंट देख लेते हैं तो इससे आपका नहीं छूटेगा। अब लोग बोलेंगे यार सब कुछ तो देख लिए, हाँ देख लिए, इससे रिवीजन करना है। ठीक है, यहाँ शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट के चक्कर में अगर आए हो तो शॉर्टकट नहीं होता। यूपीएससी शॉर्टकट का खेल नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे हम कोशिश करते हैं कि और जितने अधिनियम है सारे अधिनियम को ले आए। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को क्या चाहिए, उसको भी लाया जाएगा। धन्यवाद, बाय।